पोस्टर किसी जीशान खान नाम का, जी। उसमें उसमें वो जो बहन वहां जिसका पति मारा गया, वो बैठी अपने पति की शव के साथ, उसके साथ एक मीम बना दिया गया कि उठो ऐसा ऐसा करके। वो जिस व्यक्ति के नाम का पोस्टर बनाया गया, भोपाल पुलिस के साइबर सेल ने आज जांच कर ली उसकी पूरी। उसकी जांच में आज सिद्ध हो गया कि वो पोस्टर उसने नहीं बनाया। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, उसका क्या हुआ? सीमाओं पर चौकसी का क्या हुआ? हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो इंटेल है, क्या कोई इंटेल नहीं मिला इसके बारे में? कोई गुप्तचर सूचना पहले से नहीं मिली, कोई अलर्ट नहीं जारी हुआ। स्थानीय शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ जिसमें न जाने कितने परिवार इससे प्रभावित हुए, डरे हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें डर इस बात का है कि वो अपने देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य जा नहीं पा रहे। उन्हें डर होता है कि किसी राज्य में अगर वो जाएंगे तो कहीं उन पर हमला ना हो जाए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि फलां धारा हटा दी जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोट बदल दिए जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आतंकियों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने नोट भी बदल दिए, धारा जब बदली गई, अनुच्छेद जब बदला गया तो उसके लिए तालियां भी बजा दी। उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ वहां भला चंगा होगा, सरकार भी आ गई, नई सरकार भी बन गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस भरोसे के साथ वो वहां पहुंचे, वो भरोसा टूट गया और कई परिवार इस वक्त आंसुओं के समंदर में डूबे हुए। लेकिन सवाल भी कई गंभीर उठ रहे हैं। सरकार के साथ पूरा देश है, पूरा कश्मीर है, भारत का एक एक नागरिक सरकार के साथ है। जो भी सरकार सख्त कदम उठाएगी उसके साथ सब लोग खड़े हैं। लेकिन इस बीच सवालों का सिलसिला भी है, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए बल्कि उन्हें भी सुनना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से ये सवाल अब मंडराने लगा कि हालात बहुत हद तक सामान्य होते हुए दिख रहे, लेकिन यकायक 26-27 लोगों की जान का चला जाना, ये किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम इंटेलिजेंस के लेवल पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीडीएस की पोस्ट बनाई गई थी, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज सरकार कहती थी मैनेज हो रहा है, 370 हटा दिया गया, नोटबंदी का भी हो गया, जिक्र हो गया, फिर ये हालात क्यों बने? क्या कहीं कुछ एक तरह से होता है ना कि नजर बनाकर रखना, उस पर कहीं चूक हो गई है? देखिए शाकिर, सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करने की जरूरत है। सीमा पार के आतंकवादी हों या घर के भीतर ही छुपे बैठे देश के दुश्मन, उनकी इस नापाक हरकत को किसी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश की संप्रभुता और हम सब पर हमला एक तरह से। जिस तरह की अभी तक खबरें आई हैं, अगर ये धर्म को देखकर, धार्मिक पहचान पूछ पूछ कर भी हुआ है तो ये उससे भी ज्यादा निंदनीय है। यद्यपि हर हत्या इंसानियत का कत्ल है और इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपने ठीक कहा, कश्मीर का अवाम इस समय साथ है, पूरा देश साथ है, विपक्ष सरकार के साथ है और देश के साथ। इसके बाद फिर सवालों का सिलसिला शुरू होता है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे के वे इस दुख को सह सकें। लेकिन इसके बावजूद इन सवालों से सरकार को बरी तो नहीं किया जा सकता कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का दावा हो, नोटबंदी के समय किया गया दावा हो कि उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, संसद से लेकर आम सभाओं तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दावे हों कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, उसके बाद भी घटनाएं खत्म नहीं हो रही। पुलवामा से लेकर अब तक आप बहुत लंबा सिलसिला देखेंगे आतंकवादी घटनाओं का। शायद ही कोई महीना ऐसा बीतता हो जब हमारे सुरक्षा बलों के लोग शहीद ना हो रहे हो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में।
और अब आम बेकसूर हिंदुस्तानी, हर जाति धर्म मजहब के लोग थे। सिर्फ हिंदू नहीं मरे हैं, उसमें क्रिश्चियन भी मरा है, विदेशी भी मारे गए, सबकी जान की कीमत है। तो इस समय में ये सवाल तो पूछा जाएगा कि सरकार के जो दावे थे कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, उसका क्या हुआ? सीमाओं पर चौकसी का क्या हुआ? हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो इंटेल है, क्या कोई इंटेल नहीं मिला इसके बारे में? कोई गुप्तचर सूचना पहले से नहीं मिली, कोई अलर्ट नहीं जारी हुआ। स्थानीय शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से यह तो पूछा ही जाएगा कि कहीं 2000 लोग इकट्ठे हैं, वो भी पर्यटक, एक पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था। 15 से 20 मिनट फायरिंग हुई है, एक गोली इधर से नहीं चली। गोली चलाता कौन जब पुलिस या वर्दी वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं था? किसी छोटे से छोटे जिले में 2000 लोग अगर इकट्ठा हो जाएं किसी दिन, तो स्थानीय थाने की पुलिस वहां पहुंच जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था ही संभालने के लिए पहुंच जाती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है तो व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पहुंचती है। यहां तो कोई नहीं था। कश्मीर जैसे राज्य में, पहलगाम जैसे इलाके में, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। अभी अमित शाह ने कुछ महीनों पहले संसद में बयान दिया था कि 10 साल से मोदी जी के राज में आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जबकि आंकड़े जो बता रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, खुद सरकार का गृह मंत्रालय का डाटा है, उनके ही आंकड़े हैं। तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या ऐसे सवाल पहले नहीं पूछे गए? कांग्रेस की सरकारों में जब हमले हुए इस तरह के, तब क्या हम और आपने सवाल नहीं पूछे? विपक्ष ने सवाल नहीं पूछा? मुंबई हमला हुआ, सवाल पूछे गए? गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन का इस्तीफा हुआ। इस देश में तो एक गृह मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इसलिए हो गया था कि दिल्ली विस्फोट के समय उन्होंने कपड़े बदल लिए थे एक बार, और अब गृह मंत्री और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा। रेड कारपेट पर जाकर मृतकों के ताबूत पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं इस वक्त। रेड कारपेट, कैसे संवेदनहीन हो सकते हम इतना? तो सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन इस वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि देश एकजुट रहे, सब एक साथ हैं, कोई विरोध में नहीं है। सरकार से भी कह रहे हैं आप कार्रवाई करिए, हम सब आपके साथ हैं। विपक्ष कह रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार जाए और आतंकवादियों की मांद तक उनका सफाया करके आए, कोई विरोध नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजियों से काम चलाए, बढ़ चढ़कर दावे किए जाएं कि आतंकवाद खत्म हो गया है मोदी जी के आने के बाद या इस सरकार में। आतंकवाद यूपीए की सरकार के समय भी था। 36 साल हो गए कश्मीर में आतंकवाद को, 36 साल से वहां पर ये इंसर्जेंसी वहां चल रही है, किसी की भी सरकार रही हो, पर उनसे भी तो सवाल पूछते थे। कोई एक घटना ऐसी बता दीजिए यूपीए सरकार की जब आपने और हमने उनसे सवाल न पूछा हो। तो सरकार की नाकामी, गुप्तचर एजेंसियों की नाकामी, गृह मंत्रालय की नाकामी, प्रदेश सरकार की नाकामी, इस सब पर भी गौर करने की जरूरत तो है। जी बिल्कुल। राकेश जी, ये एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, और शायद अगर अब तक ना उठा तो उठना जरूरी है, कि जो लोग दिल्ली से या देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर में टूरिस्ट को ले जाते हैं, यानी वो एजेंसीज, टूर एंड ट्रेवल की जो एजेंसीज हैं, उनको एनओसी कौन देता है? क्या वो इस बात की पुख्ता जानकारी सरकार को या करीबी थाने को देते हैं कि इतने टूरिस्ट लेकर हम पहुंच रहे हैं आपके यहाँ, आपके राज्य में हम एंट्री करेंगे, हमें सुरक्षा चाहिए? जो उनका पैकेज होता है, क्या उस पैकेज में कश्मीर जैसे राज्य में टूरिस्ट को ले जाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था वो करवाते हैं कि ये सुरक्षा के मापदंड ये रहेंगे कि आपको यहाँ चेक इन चेक आउट करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का? अगर नहीं होता है, और अगर अब तक हुआ नहीं है, तो शायद इसकी बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोकल पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन कि राज्य में कितने लोग आए हैं,
कौन आ रहा है, ये पहुंचाएगा कौन, ये पता कैसे चलेगा? ये तो यही तमाम एजेंसी जो टूर एंड ट्रेवलर्स की हैं, जो एनओसी लेंगी सरकार से या करीबी थाने से कि हम इतने लोग लेकर दिल्ली से चल रहे हैं, ये पहलगाम में यहाँ पर हम स्टे करेंगे, तो ये जानकारी तो इन एजेंसीज को भी देनी चाहिए और शायद इन पर भी अब एक तरह से लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में कश्मीर में टूरिज्म काफी हद तक बढ़ा और भारत के काफी हद तक लोग, यानी कि ये कहिए कि आपके जानकारों में से हर 10वां या 15वां आदमी गया है कश्मीर। तो इतनी तादाद जब बढ़ रही है तो फिर उसके लिए चेक पॉइंट भी तो होने जरूरी है। शाकिर, मुझे लगता है चेक पॉइंट है। कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस के चेक पॉइंट्स हैं, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है। टूरिस्ट जब वहां पहुंचता है तो उसे कई जगह से गुजरना पड़ता है, कई जांच नाके होते हैं, वहां से गुजरना पड़ता है। होटलों को सख्त हिदायत होती है कि वे हर दिन आने वाले, चेक इन होने वाले टूरिस्ट की जानकारी स्थानीय थाने को दें। ये सब होता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ट्रेवल एजेंसी के ऊपर जिम्मेदारी तो नहीं थोप सकते। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिले की पुलिस की जिम्मेदारी है। और कश्मीर की सरकार को मालूम है कि उसकी बहुत अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी जो आमद है उसकी अर्थव्यवस्था में वो टूरिज्म से है, पर्यटकों के आने से है। वे आते हैं, रुकते हैं, खान पान करते हैं, घूमते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, टैक्सी से लेकर घोड़े वालों तक, खच्चर वालों तक, सब कुछ तो टूरिस्ट के दम पर चल रहा है। इसके अलावा कश्मीर में और दूसरे उद्योग तो है नहीं कि वहां कल कारखाने लगे हुए हैं। इसलिए कश्मीर का जो लोकल आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वे जानते हैं इस तरह के आतंकवादी हमलों से उनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। यही वजह है कि कल की घटना के बाद पूरा कश्मीर उठकर खड़ा हो गया है। मस्जिदों से ऐलान हो रहे, बंद का आह्वान किया गया है। धार्मिक नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक लोग हों, कश्मीर का हर शख्स इस वक्त इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। हो सकता है कुछ प्रतिशत ऐसा हो, 1-2% ऐसे लोग हों जो उनके समर्थन में हो, आतंकवादियों के समर्थन में हो या कश्मीर की आजादी के समर्थक हो, लेकिन बहुसंख्यक हिस्सा तो आतंकवाद के खिलाफ है। तो इस समय जरूरत उस हौसले को बनाए रखने की, उसका साथ देने की। मैं नहीं मानता कि अकेले टूरिस्ट एजेंसियां हैं, ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनकी अकेले की जिम्मेदारी। आप जहां बैठे हैं, मान लीजिए दिल्ली में या मध्य प्रदेश में, जितना टूरिस्ट आ रहा है, खजुराहो जा रहे हैं लोग या पचमढ़ी जा रहे हैं, कौन कौन सी ट्रैवल एजेंसी जो मध्य प्रदेश की सरकार को, पुलिस को बताएगी कि हम इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं? लेकिन कश्मीर में तो है सारी व्यवस्था, इतने चेक पॉइंट्स बने हैं सड़कों पर। यह दावा किया जाता है कि हर 100 फुट पर, हर 50 फुट पर एक वर्दीधारी, बंदूकधारी तैनात है। तो पहलगाम में ऐसा कैसे हुआ कि 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एक पुलिसकर्मी वहां नहीं था? ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और वो जिसकी फेल्योर, जिसकी नाकामी है, राज्य सरकार की है, तो उससे सवाल पूछा जाएगा। यद्यपि पूरे देश में सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। जी, सवाल सरकार से पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है सरकार बताए। लेकिन इस देश में मीडिया का एक तबका ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बता रहा है। वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहां चुनाव हुए और चुनाव होकर एक सरकार बनी, जिसकी वजह से ये हमला हो गया। अगर सरकार ना बनी होती तो आज ये हमला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। एक बड़ी डिबेट नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक शख्स जो लगातार इस तरह के बयान देता रहता है और खुद भी जेल की यात्रा कर चुका है, वो शख्स ये कह रहा है इस देश की सुप्रीम कोर्ट से कि जिम्मेदारी लीजिए इस हमले की। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं, कई सारे गृह युद्ध चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। और अब सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जा रही है पहलगाम में इस टेरर अटैक की। इसे किस तरह से देखेंगे? ये क्या है? क्या ये लोग इतने संवेदनहीन हैं
या इनके दिलो दिमाग में अभी भी इस घटना के बाद भी कोई एजेंडा चल रहा है कि उसी एजेंडे पर हमें चलना है? देखिए, उनका जो एजेंडा है वो सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके इकबाल को, उसके रसूख को खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति पर काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल हम इस घटना में सुप्रीम कोर्ट को घसीटे जाने पर बात करें तो ये अजीबोगरीब तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हो गए, इसलिए वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। जब वहां चुनी हुई सरकारें नहीं रहती, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जरिए रहता है, प्रकारांतर से वो केंद्र का शासन होता है। केंद्र के शासन में भी आतंकवादी घटनाएं हुई। ऐसा कब हुआ है कश्मीर में कि जब चुनी हुई सरकारें हों तब तो आतंकवादी हमले हों, और जब राष्ट्रपति शासन हो तब हमले न हुए हों? तारीखों के साथ हम बताना शुरू करेंगे तो 10 मिनट इसी में निकल जाएंगे। बहुत लंबी सूची है 2014 से अब तक की आतंकवादी घटनाओं की, और उससे पहले की घटनाओं की भी। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज की घटना में अगर सुप्रीम कोर्ट को घसीटा जा रहा है तो उसकी मंशा कहीं बहुत गहरी है। वो जो निशिकांत दुबे का बयान है, जगदीप धनखड़ का बयान है, किरण रिजिजू के बयान है, दिनेश शर्मा का बयान है, जितने ऐसे लोग सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लगातार धमका रहे हैं, ये बयान भी उसी क्रम में मानना चाहिए। वरना सुप्रीम कोर्ट की कब से जिम्मेदारी हो गई किसी राज्य का आंतरिक कानून व्यवस्था को बचाए रखना, बनाए रखना? सुप्रीम कोर्ट तो कार्यपालिका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो विधायिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और पुलिस थाने से लेकर कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव कराने का आदेश दे दिया था और सरकार को ये बात ठीक नहीं लग रही थी तो मोदी सरकार नहीं कराती चुनाव, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देती कि चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि चुनाव कराएंगे चुनी हुई सरकार आएगी तो आतंकवाद बढ़ जाएगा। कैसा कुतर्क है? एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंततः चुनाव तो कभी ना कभी कराने पड़ेंगे आपको, चाहे केंद्र के चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो। तो मैं समझता हूं जिस पत्रकार ने, तथाकथित पत्रकार ने, ये एजेंडा, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करा दिए थे इसलिए आतंकवाद बढ़ गया है, ये बेहद शर्मनाक है, बेहद घटिया एजेंडा है, बेहद गिरा हुआ नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश है। जी राकेश जी, ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कश्मीर में अक्रॉस द पार्टी लाइन और जो अलग अलग जिनको सेपरेटिस्ट कहा जाता था वो भी इस घटना के खिलाफ उन्होंने बंद की कॉल की, और कश्मीर में सबसे बड़ा बंद हुआ है ये इस टेरर अटैक के खिलाफ। हम ये देख रहे हैं कि मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें भी कई जगह जब रिपोर्टिंग हो रही है और जब ये सिक्योरिटी लैब्स या इस तरह की बातें वहां रिपोर्ट की जा रही है रिपोर्टर्स के जरिए, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स के जरिए, तो उनकी आवाज म्यूट हो रही है। ये किस तरह की बात है? क्योंकि जब एक पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है घाटी से, जब एक पॉजिटिव मैसेज कश्मीर दे रहा है सरकार को, कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, इस तरह की जो भी घटना है उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, तो इसको तो यूटिलाइज करने की जरूरत है, इसे चैनलाइज करने की जरूरत है, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना कि दिल्ली वाले एजेंडे को वहां थोपने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली का ये एजेंडा मीडिया से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक थोप दिया गया है। कल से अब तक इसे हिंदू मुस्लिम नफरत का एक परनाला बहाने की अभियान में तब्दील कर दिया गया है। जबकि कल की घटना में भी कई पॉजिटिव स्टोरीज भी सामने आए। एक वो घोड़े वाले मुस्लिम साथी हैं, उन्होंने संघर्ष किया, लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, घर में कमाने वाला इकलौता आदमी था। एक कपड़े वाले हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के 11 लोगों की जान बचाई जिनके पास वो निरंतर जाया करते थे। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ आज खड़ा हुआ है, इतना बड़ा बंद है, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मजम्मत की जा रही है, आलोचना की जा रही है इस घटना की। तो इनको भी उभारने और बताने की जरूरत है। मीडिया का काम सिर्फ झूठ और नफरत फैलाना नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। बजाय उसके सच्ची कहानियां बताने की जरूरत है, जिससे
सही संदेश जाए। और मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने चुन चुन कर अगर हत्याएं की हैं तो उसमें मुसलमान भी मारे गए, ईसाई भी मारे गए, विदेशी भी मारे गए। यद्यपि मैं यहां इस बात को जोड़ दूं कि आज सुबह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि अभी तक सप्रमाण किसी ने नहीं कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा था। पुलिस का भी कोई बयान नहीं है, गृह मंत्रालय का कोई बयान नहीं। अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें सारे लोग मारे गए। इसमें कहीं भी किसी भी कोण से आतंकवादियों को धर्म वाले का कोण से खारिज करने की कोशिश नहीं है। हजार लाख लानत भेजते हैं उन पर। हर मौत इंसान की मौत है, चाहे वो धर्म पूछकर की गई हो या बिना इसे पूछे किया गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो पहलू हैं इसके। घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है, देश के लिए दुख और क्षोभ का अवसर है, पूरा देश दुखी है। लेकिन दूसरा पहलू यह है, इस वारदात के बहाने से कुछ लोग देश में हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाना चाहते हैं। इस घटना के लिए देश के 25 करोड़ लोग मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। उनमें से भी अगर कोई समर्थन करे तो उसे भी लानत भेजी जाएगी। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कोई एक भी व्यक्ति ऐसा मिला, किसी एक भी व्यक्ति ने यह हरकत की कि आतंकवादियों को समर्थन किया हो। एक आखिरी बात जोड़ दूं शाकिर, एक मीम चल रहा है, कोई सोशल मीडिया का पोस्टर किसी जीशान खान नाम का जी, उसमें उसमें वो जो बहन वहां जिसका पति मारा गया वो बैठी है अपने पति की शव के साथ, उसके साथ एक मीम बना दिया गया कि उठो ऐसा ऐसा करके। वो जिस व्यक्ति के नाम का पोस्टर बनाया गया, भोपाल पुलिस के साइबर सेल ने आज जांच कर ली उसकी पूरी। उसकी जांच में आज सिद्ध हो गया कि वो पोस्टर उसने नहीं बनाया, वो पोस्ट नहीं है उसकी, किसी थर्ड पर्सन ने उसके नाम का इस्तेमाल करके वो प्लाकार्ड जैसा पोस्टर जैसा सोशल मीडिया पर बनाकर जारी कर। ऐसी ही तमाम कोशिशें चल रही कि जो जिसने कहा नहीं उसके नाम से फैलाया जा रहा है। ठीक। जी, आखिर में एक सवाल ये है कि हालांकि ये सीधे तौर पर पहलगाम वाले मामले से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के दिन की ये घटना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, हम देख रहे थे वो तस्वीरें जिसपे उनका काफिला चला आ रहा है। एक लंबी चौड़ी काफिले की पूरी रैली है, कारें ही कारें हैं उसमें और सब एसी हैं। उसमें वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बच्चे बैठे हैं, उनका परिवार बैठा है, उनकी सिक्योरिटी। और इस देश के बच्चे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उनके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े हैं, छोटे बच्चे, और हाथ में अमेरिका और भारत के झंडे लेकर क्रॉस बनाकर खड़े। ये किस तरह की तस्वीर है? ये किस तरह का सम्मान है और कैसा आत्मसम्मान है इस देश का कि इस देश के बच्चे 35 डिग्री सेल्सियस पे एक विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं लू और धूप में, और वो मेहमान जिसके बच्चे एसी कार में बैठ के सामने से होकर गुजर जाएं, उन्हें पता भी नहीं कि सामने कौन खड़ा है, किस इसका नाम क्या है जो सामने खड़ा है, ना उन्हें दिखेगा और ना वहां धूप में खड़े बच्चों को वो अंदर कार के अंदर बैठा हुआ शख्स दिख रहा है। ऐसी मेहमान नवाजी की जरूरत क्यों? मुझे लगता है ये सारी परंपराएं खत्म होनी चाहिए। ये सचमुच में अमानवीय है कि इतनी तेज गर्मी में लू लपट में मासूम बच्चे सड़क पर विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए खड़े कर दिए जाए। हो सकता है परंपरा वर्षों से चली आ रही हो, लेकिन अब इसे खत्म कर देना चाहिए। इसलिए भी खत्म कर देना चाहिए कि अगर हमारे भारत के उपराष्ट्रपति अमेरिका जाते तो क्या न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन की सड़कों पर अमेरिका के बच्चे इस तरह हाथ हिलाने के लिए खड़े किए जाते? अगर नहीं तो हमें भी कोई जरूरत नहीं किसी विदेशी मेहमान के लिए अपने नौनिहालों को इस तरह गर्मी में सड़क पर खड़ा कर देने। ये सारी चीजें अब खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन वे आए थे जेडी वेंस कल या परसों एयरपोर्ट पर, उन्हें डांस करके बच्चे दिखा रहे थे। सरकारी प्रोटोकॉल ये सब होता है, लेकिन वे तो देख भी नहीं रहे थे बच्चों को, वे अपने बच्चों में मगन थे। वे कलाकार बच्चियां जो नृत्य कर रही थी भारतीय परंपरा के मुताबिक। मुझे लगता है इन सारी औपचारिकताओं को अब खत्म कर देना चाहिए। देश को स्वाभिमान के साथ विदेशी मेहमान का स्वागत करिए, अधिकारी जाए रिसीव करें, बुके दें, माला पहनाएं, बच्चों का प्रदर्शन कराने की जरूरत नहीं। राकेश जी, चलते चलते बात जरा निकली है तो वो भी जोड़ दूं।
मुझे लग रहा है कि जो बच्चे होंगे ये सरकारी स्कूल के ही बच्चे होंगे। वो सरकारी स्कूल जहां पर किसी बड़े सांसद विधायक के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, किसी 5 स्टार स्कूल के बच्चे नहीं होंगे, वो महंगी फीस वाले स्कूल के बच्चे नहीं होंगे। ये सरकारी स्कूल के बच्चों को लाया गया होगा, बाकायदे प्रिंसिपल को ऑर्डर देकर कि इतने बच्चे भेज दीजिए, बिल्कुल। कल प्रोग्राम में वहां खड़ा होना, और प्रिंसिपल भी नाक सिर के बल चल के, क्योंकि भाई सरकार का आदेश है तो बच्चों को भेजना है। ये डिस्क्रिमिनेशन, सरकारी वर्सेस प्राइवेट स्कूल, क्या ये देश में अब खत्म होने के कगार पर नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन ये भेदभाव बहुत आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे समाज में। हमारा समाज कई तरह के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह के भेदभाव से ग्रस्त है। अमीर गरीब की खाई इतनी गहरी है, इतना अंतर है लोगों में। इसलिए आपने सही कहा, ये किसी प्राइवेट पब्लिक स्कूल के लोग नहीं होंगे कि ये डीपीएस के या पोद्दार स्कूल के बच्चे होंगे, संभव ही नहीं। ये दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल के मासूम बच्चे होंगे जिन्हें धूप में खड़े करने के लिए विवश कर दिया गया। तो मैंने जैसा कि शुरू में कहा, ये भेदभाव तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये परंपराएं तो खत्म हो जाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।